प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में हम एक और नवीन विषय के साथ प्रस्तुत हैं आपके सामने। और हमने ये भी सोचा है कि इस कार्यक्रम में हम कुछ उन अपनी लोकोक्तियाँ, मुहावरे जिनके अर्थ बड़े सरल हैं लेकिन उनको आत्मसात करके चरितार्थ करना बड़ा कठिन होता है, या हम उनको बड़े रूढ़ तरीके से, ऑर्थोडॉक्स तरीके से समझ तो लेते हैं या समझने की कोशिश, समझ शब्द तो उचित नहीं होगा, हम उनको बोलते तो हैं और कहते भी हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आत्मसात नहीं कर पाते। लेकिन उनके पीछे एक परंपरा है, दर्शन है, अध्यात्म भी है। अब कितनी सुंदर बात है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। आपको जब कोई चीज़ नहीं आती है तो आप घोड़े की बला तबेले के सिर, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, अक्सर ये कहा जाता है कि भोजन स्वरुचि से हो और श्रृंगार उसके लिए दूसरा सुझाव दे, परामर्श दे और उसकी बात माननी नहीं चाहिए। घर परिवार में अक्सर ये विषय बड़ा ज्वलंत होता है और अक्सर, माफ़ कीजिएगा, मैंने कई बार अप्रिय स्थितियां भी निर्मित होते हुए घरों में देखी। बहुत अच्छा त्यौहार का समय है, बड़ा अच्छा भोजन बना है या तमाम स्वल्पाहार वगैरह की तैयारी है और आपने किसी व्यक्ति को जिसका थोड़ा सा स्टमक अपसेट है और आपने उससे कहा कि भैया थोड़ा ले लो और बहुत अच्छा बना है, बहू ने दिन भर परिश्रम किया है रसोई में। आप अचानक झुंझला कर कहते हैं क्या जान दे दूं, क्या बना दिया आपने, अमृत बना दिया है। अब जो परोसने वाला है उसका चेहरा भी जर्द पड़ जाता है, जिसने टिप्पणी की है तल्ख वो भी स्तब्ध हो जाता है मेरे मुंह से कि क्या निकल गया। तो फिर बात आती है कि भोजन स्वरुचि से ही होना चाहिए। इसमें आतिथ्य परंपरा अगर झोंक दी जाएगी तो कष्ट उस व्यक्ति को बहुत होगा जो भोजन करने बैठा है। श्रृंगार में ये है, आपने बहुत अच्छे से पहन लिया, ओढ़ सब तैयारी कर ली, लेकिन बाहर निकले तो देखा लोगों की दृष्टि में उपहास है। घर लौटे तो पत्नी ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था कि बेढंगा कॉम्बिनेशन पहन के गए थे आप, अब आपको तो अपनी बुद्धि से ही काम करना पसंद है। तो ये जो चीज़ है, ये घर परिवार में, समाज में एक बड़ा विषय कैसे बन जाती है, इसकी परंपरा का क्या अर्थ है, क्या स्वरूप है, आज हम जानेंगे। हमारे विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। वो बड़ा दिलचस्प, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कुछ अलहदा विषय है। सुनने में आनंद आएगा आज का विषय कि इससे कैसे सनातन परंपरा और हमारे जो आध्यात्मिक परिवेश से जुड़ी चीज़ें हैं, क्या वो भी कुछ जुड़ती हैं या नहीं जुड़ती हैं, ये तो वही जानेंगे। बहुत स्वागत करता हूँ आपका, प्रणाम करता हूँ। विषय आपके समक्ष। आज आपने ऐसा विषय रखा है शरद जी, जिसकी यदि मीमांसा सहजता से व्यक्ति समझ ले तो मेरा ये पूरा विश्वास है, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा कि दावा है, मेरा ये पूरा विश्वास है, उसके घर में शांति हो जाएगी, उसके परिवेश में शांति हो जाएगी, उसका जीवन बड़ा आनंद युक्त हो जाएगा। है दोनों बड़ी छोटी चीज़ें, लेकिन दोनों चीज़ें संस्कृति और संस्कार से जुड़ी हुई है। अच्छा, एक कहावत है, अपरुच भोजन और पररुच श्रृंगार। हाँ। कई बार ऐसा होता है, खासकर हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो इस तथ्य की ओर ध्यान रखें, और ये बड़ा विचारणीय चिंतन है कि जितनी भी परंपराएं हमारे यहाँ चल रही हैं, आपके परिवार में, हमारे परिवार में, आसपास के परिवेश में एक परंपरा, लोग बोलचाल में कह देते हैं अरे भैया ये करना है क्योंकि परंपरा है। तो कई बार वो हमें अच्छी भी नहीं लगती तो हम वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अब कोई बुजुर्ग आ गए हैं तो हमको हाथ जोड़ना है, नमस्कार करना है, एक परंपरा है। हाँ। हम वहाँ आनंद उसमें वैसा महसूस नहीं कर रहे हैं। अचानक पिताजी बुलाते हैं, और देखो ये चाचा जी आ गए, इनको प्रणाम करो। अब हमको झुकने में तकलीफ है, भी कौन चाचा जी, मैं पहली बार देख रहा हूँ। वो कहते हैं ये मेरे बाल सखा है, इनको प्रणाम करो। अब आप देखिए, वहाँ आपको उस परंपरा से विरोध है कि भाई मैं किसी के भी कैसे प्रणाम कर दूँ। मैं मतलब आपका अपना अस्तित्व आप बना चुके हैं, आपको लग रहा है कि कैसे मैं उसको प्रणाम करूं। लेकिन देखिए, एक महज उनको प्रणाम करने के लिए झुकने से आपने अनायास दो अच्छे काम कर दिए। एक, उनके मुंह से निकला नहीं खुश रहो बेटे, यशस्वी रहो, आनंदित रहो, उनकी शुभकामना निकली,
दूसरा, आपने पिताजी का मान बढ़ा दिया, आपने परिवार का मान बढ़ा दिया। वो अपने मन में सोच में हो गए, इनका कितना संस्कारी परिवार है भाई, आज भी कितने अच्छे बच्चे हैं इनके। और आप देखिए एक साथ 2 काम कर गए, आपने थोड़ा झुकने में आपको सहजता से। तो परंपराएं जितनी भी बनी हुई हैं वो संस्कृत से उत्पन्न है। संस्कृति, संस्कृति। तो ये परंपरा, एक शब्द परंपरा से जुड़ा हुआ है, अपरुच। अब इस अप के दोनों अर्थ, एक आत्मीयता से रुचिपूर्ण भोजन करिए। हाँ। अप का एक अर्थ हो गया अप यानी अपदीपो भव। हाँ, अपदीपो स्वयं आत्मीयता से करिए, जहां भी करिए भोजन आत्मीयता से भोजन करिए और रुचि से भोजन करिए। इसका मतलब जब भूख हो तब खाइए, जब ना हो तो मत खाइए। क्या बात। जब आपको भूख हो तब खाइए, जब भूख ना हो मत हाथ जोड़ लीजिए, मत खाइए। बिल्कुल, क्योंकि आप छोड़ेंगे थाली में या जबरदस्ती कहेंगे ये खट्टा है, ये मीठा है, ये रीठा है, सीठा है। अगर भोजन का स्वाद देखना है तो तब देखो जब तुम्हें बिल्कुल कंठ तक प्राण सूख रहे हो और भूख लगी हो, और उसके बाद सूखी रोटी और प्याज भी आपके सामने कोई नमक के साथ रख दे तो उसका स्वाद देखो। जब आप रेल के सफ़र में जा रहे होते हैं ना तो घर में पूड़ियाँ नहीं खाते, लेकिन माँ जिद्द से रख देती है, बेटा ये 2 पूड़ी रख दी है अचार के साथ। अरे क्या पूड़ी मेरे को ये, लेकिन जब वहाँ मालूम चलता है कि बाहर से कुछ खाने नहीं मिल रहा है और उन पूड़ियों को अचार के साथ जब खाते हैं तो आप भी खुश और आपके मित्र भी खुश हो जाते हैं। क्योंकि उस चलती हुई वेग से चलती हुई ट्रेन में आपकी जठराग्नि जो बढ़ी रहती है उसमें उसका स्वाद ही निराला हो जाता है। तो अपरुच भोजन का अर्थ है कि जो परंपरा में आपके यहाँ संचालित है, जैसे संस्कार आपके घर में है उसके अनुरूप भोजन करिए। इसका दूसरा अर्थ ये है कि आप अपने घर में उन बाहर के संस्कारों के भोजन को प्रवेश मत दीजिए जो रेडीमेड चले आ रहे हैं आपके घर में और रसोई घर की हत्या भी कर रहे हैं। जी 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 जी। आज प्रत्येक घर में रसोई घर का अर्थ होता था जहाँ दोनों समय अग्नि प्रज्वलित होती थी, दोनों समय दिव्यता रहती थी, आपके पितर प्रसन्न होते थे, आह्लादित आनंद था। वही रसोई घर जहाँ माँ रोटियां बनाया करती थी, वही रसोई घर माँ की रोटियां खाने के बाद पत्नी की रोटी की बारी में रसोई घर बंद हो गया, वो अनुभूति बंद हो गई। आपने वो भोजन बुलाया है जो अपरुच नहीं है, पर रुच। वो आपकी परंपराओं में नहीं है, वो आपके संस्कार में नहीं है, वो आपके परिवेश में नहीं है, और जो आपकी परंपराओं में नहीं है वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। देखिए यहाँ भोजन के शाकाहारी या मांसाहारी होने का कोई चिंतन नहीं है। अद्भुत व्याख्या। यहाँ भोजन के शाकाहारी या मांसाहारी होने का कोई चिंतन नहीं। ठीक कर रहे हैं आप क्या खाते हैं। देखिए आपका शरीर आपको समय के साथ, मैं फिर अंग्रेजी के शब्द का उपयोग करूं नए बच्चों को समझाने, इनबिल्ट है। आपका शरीर खुद बता देगा कि किस अवस्था में क्या चीज़ बंद करना है। आप मत बंद करो तो डॉक्टर बंद करा देगा, और डॉक्टर की अवहेलना करेंगे तो आप आत्महत्या वाली स्थिति को प्राप्त करेंगे। शरीर की स्वहत्या कर रहे हैं आप। आपको बीमारी है। शक्कर आपको कब तक खाना है, आपके जीवनचर्या में, आपकी शैली में, आपके खान पान में संचालित है कि अगर आप ऐसा खान पान खाओगे, अपरुच भोजन करोगे, संस्कारों और परंपराओं के अनुकूल भोजन करोगे, किसी पररुच का भोजन नहीं करोगे तो शायद बहुत दिनों तक शक्कर खाओगे। लेकिन अगर आप पररुच में चले गए तो शक्कर आपकी जो है उम्र के पहले कैंसिल हो जाएगी। ठीक, शक्कर आपको खा जाएगी। शक्कर आपको खा जाएगी क्योंकि आपने उन चीज़ों को खा लिया है जो अपरुच नहीं है। तो किसी भी परिवार का अपरुच वही है जो उनकी परंपराओं से बंधा हुआ है। भोजन की 3 प्रकार हैं शरद जी। सतोगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन, तमोगुणी भोजन। ये हर आदमी जानता है। बिल्कुल ठीक है, बस परिपालन नहीं करता। घर की रसोई में सतोगुणी भोजन में कितना रजोगुणी मिलना है और कितना तमोगुणी मिलना है ये सुनिश्चित होता था। वाह, वो मिश्रण अपने आप हो जाता था। क्या बात। देखिए क्षमा करिए, ये मत समझेंगे नए बच्चे कि मैं बाहर के भोजन की मनाही कर रहा हूँ। वो तो करते रहें, तो जिसको जो खाना है अपरुच खाते रहें, उनके लिए वो अपरुच है। लेकिन मैं तो उस संस्कार की बात बता रहा हूँ जिससे ये परंपरा बने। आपने इतनी सुंदर बात की है कि मैं तो उसको सुनकर, क्योंकि जो अध्ययनशीलता जिन लोगों में है, मैं तो उतना अध्ययनशील व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन आज जो इंटरमिटेंट फास्टिंग और इस तरह के शब्द आए हैं, देखिए कितनी सुंदर बात हमारी परंपरा कहती है। आप जिस सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं भाई, भोजन तो वहीं की परंपरा से होगा ना, वही तो आपकी रुचि से होगा। आप कॉन्टिनेंटल करेंगे, चाइनीज़ भी करेंगे, कभी कभी जायका बदलने के लिए। अच्छा, मैं भी कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं भी रुचिपूर्ण तरीके से कभी कभी चाइनीज़ या इन सारी चीज़ों की तरफ बच्चों के साथ चला जाता हूँ। लेकिन अद्भुत आपने बात की है। देखिए मैं आपको एक बात और बताऊँ जी।
जब इस प्रकार के बाहर के भोजन की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, तब भी तो आपको रजोगुणी और तमोगुणी भोजन के लिए बने थे। तो इसी कारण तो हमारे यहाँ उत्सव बने थे, अलग अलग परिवेश बने थे। इस समय ये खाया जाता है, इस समय बासा खाया जाता है, इस समय ठंडा खाया जाता है, इस समय ये बनता है, इस समय वो बनता है, सब चीज़ें बने थे। लेकिन देखिए अब हो क्या गया कि खासकर अब जिस दौर में आप आ गए हैं, उस दौर में नौजवानों ने अन्नाद 10 गुणम पृष्ठात पृष्ठात 10 गुणम घृता जैसे सूत्र का परिपालन करना निरर्थक समझ लिया है। वो तो थोड़ी सी चीज़ों में मैं फैटी नहीं लेता। अच्छा 4 दिन बोलते रहे कि घी फैटी में शामिल होता है, अब 4 दिन बाद आपका निष्कर्ष निकल गया कि घी से हार्ट को कोई तकलीफ नहीं होता। अब 4 दिन बाद पता नहीं आप कौन सा निष्कर्ष निकाल कर बैठेंगे। आप अपनी रुचि को पूरा करने के लिए, और वो भी रुचि जो अपरुचि नहीं है पर रुचि को पूरा करने के लिए तर्क वितर्क की प्रक्रियाएं कर रहे हैं। यही कारण है कि आपके, और हमारे यहाँ एक और कहावत है, उपनिषद कहता है जो अन्न आप लेते हो उसका स्थूल भाग जो है वो मल बनकर बाहर निकल जाता है जी। उसका जो सूक्ष्म भाग है अन्न का, वो आपके शरीर में मांस का निर्माण करता है, आपके शरीर को पुष्ट करता है, और उसका जो सूक्ष्मोत्तर भाग है वो आपके मन को बनाता है। तो जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। अब चूंकि आपने बाहर का अन्न पर रुच वाला अन्न लिया है, तो आपका मन भी देख लीजिए स्थिरता खो चुका है, और वो जहीं कुपंथ पग धरे उखा गेसा, मन की स्थिति बड़ी बेचैन वाली हो गई है आपकी, क्योंकि उससे आपका मन बना है ना, ये तय है। अगर आपको मेरी बात में संदेह हो तो कालांतर में विज्ञान आपको प्रमाणित करके बता देगा, बता ही चुका है, आपकी जानकारी में नहीं है तो आजकल के बच्चे लोग तो वो सब देख लेते हैं। आप देख लीजिए, जो तीखा खाता है उसका स्वभाव कैसा रहेगा, जो मीठा खाता है उसका स्वभाव कैसा रहेगा। अति सर्वत्र वर्जित। तो आपने अप का एक शब्द समझ लीजिए कि अपनी संस्कृति के अनुकूल आप भोजन ग्रहण करिए, और भोजन कम से कम आपके भोजन में रसोई कापन होना चाहिए। यानी घर का बना भोजन अगर आपको मिले तो उसको अमृत मानकर आप ग्रहण करिए। अगर आप सौभाग्यशाली हैं, आपका परिवार है, आपका घर है, आपको कहीं घर में भोजन मिल रहे हैं तो सौभाग्यशाली हैं। लेकिन अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, होटल में ही रहना होता है, घूमते फिरते रहते हैं, तब भी आप वही भोजन करिए जो अपरुचि, अर्थात अपने संस्कार और परंपरा को किसी की नकल करने में आप उन परंपराओं को खो मत दीजिए। बहुत अच्छी बात। देखिए हमारे यहाँ तो इतना सुंदर विधान था, अरे आप तो भोजन की शैली बदल दी आपने। हमारे यहाँ भोजन की एक वैज्ञानिक शैली थी जिसको आजकल पाश्चात्य के लोग उपयोग कर रहे हैं। आप जाके देख लीजिए, बढ़िया आदमी जमीन में जो है वो दरी बिछा के पालथी मोड़ कर बैठता था, और पालथी मोड़ के बैठ के आपके सामने जो है वो पटाई में भोजन ला के रखा जाता था। आप उंगलियों का, हाथ का उपयोग करके वो खाते थे। आप वो चटनी यूँ लेकर के और उंगली से चाटते हुए बढ़िया कहते थे, हाँ 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 क्या चटनी है। अब तो आप आम को भी जो है चम्मच से खा रहे हैं, आम को भी चम्मच से खा रहे हैं। भाई वो शैली है, उस पर मुझे कोई चिंतन नहीं करना है। लेकिन क्या आपने उस चूसने का आनंद लिया आम को? क्या आपने उस चटनी का आनंद लिया? आजकल तो मैंने देखा है एक परिवार में बड़ा पिता पुत्र में बड़ा मतभेद था। पुत्र जो है वो विदेश हुआ आया था, विदेश रहता था पुत्र। वो अपने पिता से कहता था, आप खाते समय आवाज़ करके क्यों खाते हैं? पिता ने कहा, आवाज़ करके? मैं कब आवाज़ करता हूँ? अरे बोले वो चप चप की आवाज़ें आती है, चटपट की आवाज़ें आती है। भोजन तो एकदम शांति से ऐसा करना चाहिए कि बाहर आवाज़ ही ना आए। बोले कमाल है, गांधी जी कह गए हैं, गांधी जी ने भी कहा है इस बात को कि अच्छा मुरा के चबा के भोजन करिए ताकि वो भीतर अच्छे रूप में जाए, स्वाद लेकर भोजन करिए। अब ये लोग तो यूं, आप लो ना न चबा रहे हो। हमारे यहाँ भक्ष भोज लव चफ चोस से अलग अलग प्रकार के भोजन है, उनकी प्रक्रिया आपने खो दी है। बहरहाल मैं इतना कहूँगा कि भोजन अपने परंपरा, संस्कार और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखकर ग्रहण करिए। जहाँ भी करिए उसकी प्राथमिकता बनाकर रखिए और वही करिए। और अप का एक अर्थ है आत्मीयता का। कभी घर में भोजन परसा जाए तो शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करिए। भोजन करते समय मोबाइल इत्यादि इधर उधर बातचीत ये सब ना करिए। बड़ी शांति से और प्रशंसा, पहला कौर मुंह में लीजिए और प्रशंसा करिए भोजन की, क्योंकि वो सुपाच्य हो जाएगा, बड़ी कृपा होगी परमात्मा की। और पर रुच श्रृंगार, इस पर मैं
इस सीमा से अधिक बात नहीं करना चाहता अपरुच भोजन पर, क्योंकि भाई अपरुच भोजन से मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि प्रत्येक घर में रसोई प्रज्वलित रहे, प्रत्येक घर में सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी भोजन का सम्मान हो, प्रत्येक घर में आनंद से सारे लोग बैठकर भोजन करें। बहुत अच्छी बात। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पर रुच श्रृंगार, श्रृंगार भी देखिए, श्रृंगार के अलग अलग अर्थ हैं। श्रृंगार से आपका रूप संवरता है, स्वरूप में श्रृंगार की भूमिका बहुत अधिक नहीं होती। हाँ, नहीं होती। स्वरूप तो गुण है, गुण है। अगर आप गुण की खानी हैं तो फिर उस स्थिति में आपने क्या पहन रखा है वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। एक गायिका जो लेकिन है, आपका रूप संवरता है, इसका गायन तो ही महत्वपूर्ण आप है। श्रृंगार पर रुच करिए, मतलब दूसरे की रुचि से करिए, अर्थात जहां आप जा रहे हैं, जिस परिवेश में आप हैं, जैसा वातावरण है, उनके अनुकूल वस्त्राभूषण धारण करिए। जैसा परिवेश है, प्रभु ने आप पर यदि कृपा की है और आप श्रृंगार पर बहुत अधिक खर्च कर सकते हैं या सभी प्रकार के श्रृंगारों को आप कर सकते हैं, तो उस स्थिति में आप उस बाहरी परिवेश का ध्यान रखकर श्रृंगार करिए। श्रृंगार सबसे अच्छा कौन, जिसके होने के बाद आप सहज रहें। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा सूत्र आपसे है। बोलचाल में किसी ने कहा कि बहुत बढ़िया श्रृंगार कौन सा है, कोई भी श्रृंगार हो, लेकिन आप सहज हैं क्या? सहज है कि नहीं? उस वातावरण में आप अपने आप को कुछ अटपटा तो महसूस नहीं कर रहे हैं। आपको बैठने में, आपको उठने में, आपको खड़े होने में, आपको किसी की नज़रों में आने में असहजता तो महसूस नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो फिर श्रृंगार नहीं है, स्वांग है। बहुत अच्छा सूत्र है साहब। श्रृंगार तो जो है इतना सहज होता है कि आपने उसको धारण किया तो इतनी सहजता में रहेंगे आप उसको, और उसके साथ आपका रूप जो है खिलने लगता है, और आपके रूप में बहुत सुंदर स्वरूप की अनुभूति होने लगती है। हाँ, अनुभूति बहुत अच्छा। होती नहीं है, होने लगती है। मतलब जो श्रृंगार आपके गुण से मिल जाए, मिल जाए, वही मिल जाए श्रृंगार। परिवेश। अब जैसे आप देखिए, ये सब परुष श्रृंगार में ही शामिल हैं। आप देखिए, आप पूजा करने बैठते हैं, यदि आप ईश्वरवादी लोग हैं, पूजा करने बैठते हैं, तो पूजा करने आप कैसे बैठते हैं? पुराने ज़माने में तो सहज उनने एक लुंगी लगा ली, तो उसको लगा के धोती पहन के या एक गमछा पहनकर बैठ गया, क्योंकि आप सहजता से पद्मासन लगा लोगे, बैठ जाओगे, ठाकुर जी के पास हो और पूजा करके भोजन ग्रहण करना है, आपने वस्त्र धारण किया और भोजन ग्रहण किया, ये एक था। लेकिन अगर आप जो है ऐसे प्रकार के वस्त्र पहने हो जिन वस्त्रों पर आप बैठ भी नहीं सकते हो, तो वहाँ वो पूजा के योग्य नहीं होगा। शयन के समय शयन का वस्त्र आप धारण करते हैं, हल्का फुल्का कोई आपने धारण कर लिया। अब बाहर निकल रहे हैं, दृष्टपूतम समाश्रित्य। बहुत सारे लोगों की समस्या ये है कि वो अपने बच्चे बच्चियों को टोक नहीं पाते। हाँ। कि भैया तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाते हो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए तो चुप रह जाता हूँ या चुप रह जाती हूँ, लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब तुम्हारी तरफ लोग दृष्टि डालते हैं। ध्यान रखिएगा, आप तो कलयुग और अपने उत्तरोत्तर बढ़ते हुए सोपानों पर हैं। ज़माने में शुभ दृष्टि वाले लोग नहीं हैं, तो जो आज के बच्चे हैं वो ऐसे वस्त्राभूषण न पहनिए। कुछ लोग तो जिद में पहन रहे हैं। मैंने एक महतारी को, अपनी बिटिया को डांटते देखा कि तुम ऐसे कपड़े पहन के क्यों जाती हो कॉलेज में। तो वो कहने लगे, अच्छा वो पिंकी पहनती है तो, वो रिंकी पहनती है तो, उसने 4 नाम के बना दिए। माँ ने बड़ी आत्मीयता के साथ कहा, बेटा उनके घर का परिवेश और अपने घर के परिवेश में अंतर है। समरथ को नहीं दोष गुसाई। ध्यान रखिएगा, आप ध्यान करें। पुराने समय में तो साहब, मैंने सुदामा का चिंतन कई बार किया है कि एक फटी साड़ी पहनी हुई महिला भी उस फटे ब्लाउज के अपने फटे हिस्से को ऐसा पल्ले से लगा करके यूं बैठे रहती थी। तब मान सम्मान और दृष्टि का बड़ा महत्व था। ध्यान रखिए, जितना अधिक आप सुशोभित होंगे उतना अधिक आप सम्माननीय होते चले जाएंगे। सुशोभित होंगे तो जिसमें आपकी सहजता हो। अगर आपने कहा नहीं मुझे इसमें सहजता है, तो जाकर देख लो आप, उनके गेस्चर पोस्चर में अंतर आ जाता है। बहुत सारे लोग तो अपने कपड़ों के कारण उनकी चालें बदल जाती, बाहर सामान्य रूप से नहीं चल पाते। एक बच्ची तो वो इतने बड़े बड़े, मैं समझता हूँ कैसा उसको बताऊँ, कितना बड़े बड़े हिल का वो जूता चप्पल पहनकर चल रहे थे। बहुत अच्छी बात है। मैं पेरिस भी गया शरद जी। पेरिस में मुझे मालूम चला, और मेरे वहाँ एक आदमी ने बताया कि गुरुजी ये पेरिस है, फैशन की राजधानी है ये। अच्छा, मैंने चारों तरफ देखा, भाई फैशन की राजधानी। बोले यहाँ के बारे में प्रसिद्ध है कि एक कपड़ा पहनकर आदमी जब तक अगले चौक तक पहुँचता है तब तक फैशन बदल चुका होता है।
फैशन में कोई बुराई नहीं है। आप यदि संसार में आए हैं, उम्र के हिसाब से आप पहनिए, लेकिन अपनी सहजता, अपने संस्कार, उसका ध्यान रखिए। यहाँ जो संस्कृति पर सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हम सभी ग्रहण कर पाए हैं प्रोफेसर गोस्वामी से, वो ये है कि वस्त्र ऐसा हो जो हमारे व्यक्तित्व को अंगीकार करे सीधे, और हमें इतना सहज बना दे, इतना कंफर्टेबल बना दे कि कहीं कोई, यहाँ देखिए ये बात बिल्कुल नहीं है कि इसको संकीर्ण नज़रिए से मत देखिए कि क्या पहनना है, ये आपकी चॉइस है, आपके परिवार की चॉइस है, अनचैलेंजेबल राइट है वो हर व्यक्ति का कि वो किस परिवेश में जाएगा, कहाँ रहेगा। और ये भी हम तय नहीं कर सकते कि उसको देखने वाली जो दृष्टि है वो कैसी है, ये भी हमारा अधिकार नहीं है। संसार है, जगत है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि आप कंफर्टेबल हैं, आप सहज हैं उस वस्त्र के साथ। अगर उत्तर आता है 100% तो 100% आप पहन कर आगे बढ़ें, कहीं कोई बाधा नहीं है, क्योंकि यही जो रूप है आपका, ये आपके स्वरूप के साथ मिल जाता है, और आपके स्वरूप के साथ जब रूप मिलता है तो परमात्मा की तरह दिव्य हो जाता है, अनिर्वचनीय हो जाता है। कृष्ण क्या पहनते थे? पीताम्बर पहनते थे, लेकिन रूप और स्वरूप इतना मिला होता था कि हम कहते थे ऐसा अनिर्वचनीय दृश्य तो हमने देखा ही नहीं, कैसे शब्दों में कहूँ मैं। देखिए, आपने इतनी सुंदर उसको कहना चाहिए सहज शब्दों में और अच्छा उसका विश्लेषण कर दिया कि मैं स्वयं आनंदित हो गया। आप एक बात समझिए, यदि आपने कोई स्वरूप ऐसा धारण किया है, रूप श्रृंगार जी, जो आपके गुण, आपके कर्म, आपके स्थान, आपके व्यापार, आपके तौर तरीकों से मिलता है तो ठीक है, लेकिन उससे हटकर आपने धारण किया है तो फिर वो स्वांग किया है आपने, श्रृंगार नहीं किया है। आनंद श्रृंगार का लीजिए ना, स्वांग का मत लीजिए। स्वांग का मत। देखिए, एक मैंने बच्चे को देखा, उसने कुछ विदेशी अंदाज में अपने बालों को ऐसा सीधा सीधा कुछ करके, इधर उधर से काट पीट के, रंग बिरंगी करके और अजीब सा पहना। अच्छा, अब क्या है, बच्चे चूंकि भोजन उनको अच्छे से मिलता नहीं, वो वैसा भोजन नहीं करते जो सुपाच्य शरीर को पुष्ट करे, तो टेढ़े खड़े होते हैं, गालों की लालिमा उनकी चली गई है, सहज आकर्षण खत्म हो गया है। लेकिन मुझे उसे देख के लगा कि ये कोई पाश्चात्य संस्कृति का बड़ा धनीभूति व्यक्ति होगा, लेकिन जब मैं उसके सन्निकट जाकर उससे कोई संवाद करना चाहा तो उसके पास तो शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए। मुंह में भरा हुआ गुलाचे था, अजीब सा कुछ बात करता हुआ था, लेकिन वो देख रहा था कि आते जाते लोग देख रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, पिताजी ने मुझे एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया था कि श्रृंगार कैसे गुण और अवगुण का प्रतीक हो सकता है। श्रृंगार को वो बड़े द्वैत दृष्टिकोण से परिभाषित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक गुणी एक रास्ते से निकले, एक सद्गुणी रास्ते से निकले। अब सद्गुणी कोई है, वो पोस्टर थोड़ी दिखा रहता है सद्गुणी, वो सहजता से जाना जा सकता है कि साहब ये सद्गुणी व्यक्ति हैं, उनकी अपनी महक होती, वो कागज के फूल नहीं होते तो उनकी खुशबू फैलती ही रहती है। बड़े सहज रूप से निकले, बहुत सारे लोग उनसे नमस्कार राम राम कर रहे थे, वो सबको मुस्कुराते हुए मिलते निकले। वहाँ दूर खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अच्छा जिसको इतने लोग देख रहे हैं, मैं निकलता हूँ तो मुझे नहीं देख रहे हैं, आप कल देखना मुझे कितने लोग देखेंगे। दूसरे दिन जब वो वहाँ से निकला तो लगभग हर खिड़की दरवाजे से आदमी झांकने लगा कि कौन निकला है, देखने लगे। तो लोगों ने देखा कि क्या देखा, उसने अपना आधा चेहरा काला बदरंग बना रखा है, आधा लाल बना रखा है, इधर के कपड़े फटे हैं, इधर के सिले हैं, ये देख रहे हैं। तो अगर आपको देखने के लिए श्रृंगार करना है तो वो स्वांग है, और अगर आपको अपने रूप को संवारने के लिए श्रृंगार करना है तो फिर वो पर श्रृंगार है। जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ आप भ्रमण में हैं, उसके अनुरूप युक्त पूर्ण वस्त्राभूषण धारण। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही है, और रूप और स्वरूप पर पहले भी हमने चर्चा की है, और ये बड़ा प्रिय विषय रहता है कि आप में से और हम में से कितने लोग लता मंगेशकर जी ने कौन सी साड़ी कब पहनकर कौन सा गीत गाया था, हमें याद नहीं रहता, क्योंकि वहाँ स्वरूप इतना महत्वपूर्ण है कि रूप अपने आप गौण हो जाता है, और वो किसी विश्व सुंदरी से अधिक सुंदर प्रतीत होती हैं, क्योंकि उनका स्वरूप जब बहती है, उनकी स्वर कोकिला के कंठ से जब संगीत किसी झरने की तरह बहता है, तो किसी को याद नहीं रहता कि मोहम्मद रफ़ी कैसे थे, किशोर कुमार कैसे थे, उनकी नाक कैसी थी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है
क्योंकि आपका रूप आपके स्वरूप से अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। ये एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, दूसरा समय दूसरा बहुत कम मैं है। केवल अंतिमतः ये कहना चाहूँगा, आज के युवाओं से ये बात कहना चाहूँगा। युवाओं से कहने का अर्थ हो गया, युवा एक पन है। मेरे बच्चे बच्चियों से मैं बात कहना चाहूँगा, बेटा तुम्हारे आचार व्यवहार विचार संस्कार और श्रृंगार से तुम्हारे परिवार की शोभा जुड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसा कुछ न करिए, न पहनिए कि जिससे कहीं आपके परिवार को नजरें नीची करना पड़े। बिल्कुल सही बात है। और फिर मैं कहूँगा कि वस्त्र महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इतने भी महत्वपूर्ण नहीं हैं कि वो आपके स्वरूप का निर्धारण कर दें। अधनंगा फ़कीर गांधी जी को कहा गया गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए अपमानित करने की दृष्टि से, लेकिन उस तथाकथित अधनंगे फ़कीर को कोई इग्नोर नहीं कर पाया। जिस व्यक्ति ने एक युवा महिला के पास वस्त्र न होने की मजबूरी देखकर लंगोटी कस ली। ईश्वरचंद विद्यासागर एक पार्टी में गए तो रोक दिया गया कि यहाँ पाश्चात्य वस्त्र में ही आना जरूरी है। वो पार्टी में गए और जाकर अपने कोट अपनी टाई पर चटनी सब्जी दाल रोटी डालने लगे तो लोगों ने कहा पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मेरी योग्यता अंदर आने की नहीं थी, इन वस्त्रों की है। तो पात्र तो यही हुए भोजन के, मैं क्यों करूँगा भोजन, इन्हीं को करा रहा हूँ। तो भोजन और वस्त्र, इनका स्वरूप अलग अलग है और वस्त्र की महत्ता कितनी है ये भी हम ध्यान रखें। लेकिन खूब फैशन करिए, जैसी मर्जी हो वैसे वस्त्र पहनिए। रूप और स्वरूप का मिश्रण कर लेंगे तो ऐसे आनंदित होंगे कि दुनिया ठिठक कर आपको देखेगी। बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और नए विषय को लेकर मिलेंगे। नमस्कार।